आज के इस क्लास में हम बीए 4 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 5 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ना है, मतलब स्विट्जरलैंड का संविधान के बारे में पढ़ना है। तो आज के इस क्लास में हम स्विट्जरलैंड के संविधान से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या अर्थ है? ये आपका पहला सवाल है। तो इसका आंसर जो लिखा हुआ है वो आप कॉपी में नोट कर ली, मैं बस इसका मतलब समझा देती हूँ। तो इसका मतलब है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है जनता खुद फैसलों में सीधा हिस्सा लेती है। वहाँ के नागरिक खुद कानून को मंजूर या खारिज कर सकते हैं। अब कानून को मंजूर या खारिज करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो दो तरीका वहाँ पे अपनाया जाता है। पहला तरीका है रेफरेंडम, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनमत संग्रह, और दूसरा तरीका है पॉपुलर इनिशिएटिव, इसको हिंदी में जन पहल बोलते हैं। रेफरेंडम में क्या होता है कि संसद खुद प्रस्ताव लाती है और फिर जनता से मंजूरी ली जाती है, तो ये होता है रेफरेंडम में। पॉपुलर इनिशिएटिव का क्या मतलब है? इसको हिंदी में जन पहल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जनता भी संविधान बदलने का प्रस्ताव ला सकती है, इसे कहते हैं पॉपुलर इनिशिएटिव। इसके लिए 1 लाख लोगों की हस्ताक्षर चाहिए, फिर उस प्रस्ताव पर देश भर में वोटिंग होती है। पर रेफरेंडम में क्या होता है कि जब कोई कानून बना तो जनता कह सकती है कि हम उस पर वोट करना चाहते हैं। इसके लिए 50,000 लोगों के सिग्नेचर चाहिए होता है रेफरेंडम में। पॉपुलर इनिशिएटिव में 1 लाख लोगों के सिग्नेचर चाहिए होता है, तब जाकर के संविधान में बदलाव आता है। अगला सवाल है हमारा, स्विस फेडरल काउंसिल की विशेषता बताइए। तो स्विट्जरलैंड की सरकार को फेडरल काउंसिल कहा जाता है। इसमें 7 लोग होते हैं और ये सभी मिलकर सरकार चलाते हैं। यहाँ कोई एक नेता नहीं होता है, बल्कि सब बराबर होते हैं। हर साल एक सदस्य को राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन वो सिर्फ प्रतीकात्मक होते हैं, यानी कि असली ताकत पूरी टीम के पास होता है। अगला सवाल है हमारा, स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? तो स्विट्जरलैंड में संविधान को बदलने के 2 तरीके हैं। पहला है जनमत संग्रह। इसका मतलब होता है कि संसद खुद प्रस्ताव लाती है और फिर जनता से मंजूरी ली जाती है। दूसरा है जन पहल। इसका मतलब होता है कि जनता भी संविधान बदलने का प्रस्ताव ला सकती है, इसे कहते हैं पॉपुलर इनिशिएटिव इंग्लिश में। इसके लिए क्या होता है कि 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर का चाहिए होता है, फिर उस प्रस्ताव पर देश भर में वोटिंग होता है। अगला सवाल है, स्विट्जरलैंड के संघीय ढांचा की विशेषता बताइए। तो इसका आंसर होगा, स्विट्जरलैंड में 26 राज्य है। कैंटन का मतलब होता है, स्विट्जरलैंड एक संघात्मक देश है जिसमें कुल 26 राज्य होते हैं, जिन्हें कैंटन कहा जाता है। 26 राज्य को ही हम कैंटन के नाम से जानते हैं। हर कैंटन को अपने सरकार और कुछ हद तक कानून बनाने का अधिकार होता है। हर राज्य का अपना संविधान हो सकता है, लेकिन वे देश के संविधान से टकराना नहीं चाहिए। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति बांटी हुई है, इसे संघीय ढांचा कहते हैं। तो ये मतलब था इसका। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, क्या भारत में भी स्विट्जरलैंड जैसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है? तो इसका जवाब है, पूरा तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक संभव है। भारत में क्या है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसा जनमत संग्रह और लोकप्रिय पहल संविधान में नहीं है। हालांकि ग्राम सभा जैसे माध्यम से कुछ स्तर पर जन भागीदारी होता है। भारत में जनसंख्या, विविधता और राजनीतिक ढांचा इतना बड़ा है कि स्विस मॉडल को पूरी तरह लागू करना व्यावहारिक नहीं है, लेकिन कुछ सुधार किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत में इतनी बड़ी आबादी है और विविधता भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ जनता के प्रतिनिधि चुनकर काम करते हैं, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र है भारत में। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या है कि स्विट्जरलैंड जैसा सीधा कानून बनाना भारत में थोड़ा कठिन है, लेकिन कुछ तरीके से, जैसे ग्राम सभा या लोक शिकायत तंत्र, ये सब जनता की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। तो पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ हद तक संभव है।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि भारत की संविधान और स्विट्जरलैंड की संविधान में क्या अंतर है। तो बात करें अगर हम शासन प्रणाली की, तो भारत में क्या होता है कि संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को भारत में 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, तो स्विट्जरलैंड में 1 साल के लिए। नागरिक भागीदारी की बात करें तो भारत में सीमित है, लेकिन स्विट्जरलैंड में बहुत अधिक है। संविधान संशोधन की बात करें तो भारत में संविधान संशोधन का काम संसद करती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में जनता भी कर सकता है। न्यायपालिका की बात करें तो भारत में कानून रद्द कर सकती है न्यायपालिका, लेकिन स्विट्जरलैंड में नहीं कर सकती है। न्यायपालिका कानून को रद्द नहीं कर सकती है स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल है, स्विट्जरलैंड में कितने कैंटन हैं? तो कैंटन का क्या मतलब होता है कि स्विट्जरलैंड में कुल 26 राज्य होते हैं, जिन्हें हम कैंटन के नाम से जानते हैं। 26 राज्य को ही कैंटन कहा जाता है। अगला सवाल है, स्विस संविधान में कितने भाषाएं मान्य हैं? तो स्विट्जरलैंड एक बहुभाषा देश है। यहाँ की 4 भाषाएं आधिकारिक रूप से मान्य हैं। तो पहला है जर्मन, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है इटालियन और चौथा है रोमांस। इन भाषाओं में संविधान लिखा गया है और सरकार इन्हीं सभी भाषाओं में काम करती है, जिससे हर समुदाय को सम्मान मिले। तो कौन कौन सी भाषाओं को मान्य दिया गया है? तो 4 भाषा है, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमांस। इसको याद रखना है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, स्विट्जरलैंड का संविधान पहली बार कब लागू हुआ था? तो स्विट्जरलैंड का संविधान पहली बार 1848 में लागू हुआ था। यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित था। इसके बाद इसके 1874 में संशोधन किया गया, फिर पूरी तरह से नया संविधान 1999 में लाया गया। आज का जो संविधान है वो 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ है। मतलब आज जो स्विट्जरलैंड में संविधान चल रहा है वो 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ था, वही संविधान अभी तक चल रहा है। अगला सवाल है, स्विस राष्ट्रपति का कार्यालय कितना होता है? तो स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यालय सिर्फ 1 वर्ष का होता है। सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही उनको नियुक्त किया जाता है। वहाँ पे राष्ट्रपति का पद प्रतीकात्मक होता है, यानी वह सिर्फ बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। असल फैसले 7 सदस्यों की फेडरल काउंसिल मिलकर लेती है। फेडरल काउंसिल का मतलब है कि स्विट्जरलैंड की सरकार को फेडरल काउंसिल कहा जाता है। राष्ट्रपति कोई डिसीजन नहीं लेते, सारा डिसीजन ये फेडरल काउंसिल लेता है। राष्ट्रपति सिर्फ बैठक की अध्यक्षता करता है और बाकी सारा डिसीजन ये फेडरल काउंसिल मतलब स्विट्जरलैंड की सरकार लेती है। अगला सवाल है, स्विट्जरलैंड में संसद की रचना कैसी होती है? तो स्विट्जरलैंड की सदस्य को फेडरल असेंबली कहते हैं। इसमें 2 सदन होते हैं। पहला है आपका राष्ट्रीय परिषद, इसमें 200 सदस्य होते हैं जो जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। दूसरा सदन है आपका राष्ट्रीय परिषद, इसमें 46 सदस्य होते हैं जो हर कैंटन का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों सदन बराबर ताकत रखते हैं, यानी कोई कानून दोनों सदन से पास होना जरूरी है। अगर एक सदन का मंजूरी दे देता है और दूसरा नहीं देता है तो कानून पास नहीं होगा। दोनों का सहमति होना जरूरी होता है। अगला सवाल है, स्विट्जरलैंड में नागरिकों की भूमिका संविधान निर्माण में कैसी होती है? तो स्विट्जरलैंड में जनता को बहुत ताकत मिली है। पहला ताकत है उनका, वे कानून को मंजूर या खारिज कर सकते हैं, जिसको हम रेफरेंडम बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरा ताकत है उनका, वे खुद संविधान में बदलाव का प्रस्ताव ला सकते हैं। इसको इंग्लिश में हम पॉपुलर इनिशिएटिव कहते हैं। इसमें जनता को 50,000 या 1 लाख हस्ताक्षर इकट्ठा करने होते हैं, फिर पूरे देश में वोटिंग होता है। इससे संविधान में जनता की सीधे भागीदारी होती है। अगला सवाल है, स्विट्जरलैंड के संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो पहला विशेषता है संघात्मक ढांचा, जिसमें 26 कैंटन के साथ विकेंद्रिक शासन दिया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है जनता को सीधे हस्तक्षेप का अधिकार है, मतलब जनता को सीधे निर्णय का अधिकार है। बहुभाषी व्यवस्था का मतलब है संविधान 4 भाषाओं को मान्य दिया है। और सामूहिक कार्यपालिका का मतलब है कि एक व्यक्ति नहीं बल्कि 7 लोग सरकार चलाते, जिसको हम फेडरल काउंसिल के नाम से जानते थे। और नागरिक अधिकार केंद्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है।
अगला सवाल है, स्विट्जरलैंड का संविधान भारत के लिए क्या प्रेरणा दे सकता है? तो भारत और स्विट्जरलैंड का सिस्टम अलग है, लेकिन हम स्विट्जरलैंड से कई बातें सीख सकते हैं। पहला है जनता की भागीदारी बढ़ाना, दूसरा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, तीसरा है स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना। भारत में ग्राम सभा, लोक शिकायत तंत्र और आरटीआई जैसे माध्यमों से कुछ हद तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू किया जा सकता है। अगला सवाल है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का महत्व क्या है? तो स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अच्छा प्रत्यक्ष लोकतंत्र माना जाता है। वहाँ पे जनता को सीधा कानून बनाने या हटाने का अधिकार होता है। इसके दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला तरीका है रेफरेंडम, जिसको हिंदी में जनमत संग्रह बोलते हैं। जब नागरिक किसी कानून से सहमत न हो तो उस पर देश भर में वोट कराया जाता है, इसी को बोलते हैं जनमत संग्रह। और दूसरा है लोक पहल, जब नागरिक खुद कोई नया कानून या संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखे, उसको हम बोलते हैं लोक पहल। इसमें लोगों को लगता है कि देश की सत्ता उनके हाथ में है। अगला सवाल है, स्विस संघीय परिषद, जिसको इंग्लिश में फेडरल काउंसिल कहते हैं। तो फेडरल काउंसिल क्या है और उसका कार्य क्या होता है? फेडरल काउंसिल स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है। इसमें 7 सदस्य होते हैं जो अलग अलग विभागों के प्रमुख होते हैं। हर साल इन 7 में से किसी एक को राष्ट्रपति बनाया जाता है, लेकिन यह राष्ट्रपति केवल प्रतिनिधात्मक होते हैं, असली फैसले मिलकर लिए जाते हैं। यह मॉडल सामूहिक नेतृत्व का उदाहरण है। अगला सवाल है, स्विट्जरलैंड का न्यायिक ढांचा कैसा है? तो स्विट्जरलैंड में फेडरल सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है। यह अदालत यह तय करती है कि कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। लेकिन ध्यान दें, स्विट्जरलैंड में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। यह विशेषता इसे भारत या अमेरिका जैसे देश से अलग बनाती है। तो अगला सवाल है, स्विट्जरलैंड में नागरिक अधिकारों की क्या भूमिका है? तो स्विट्जरलैंड संविधान नागरिकों को बहुत ही से मूल अधिकार देते हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, समानता का अधिकार। इन अधिकारों की रक्षा अदालत और सरकार दोनों मिलकर करते हैं। नागरिक अधिकारों की रक्षा ही लोकतंत्र की असली पहचान है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई होप कि आज का क्लास आप सबको पसंद आया हो। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।